नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। हमले का डर, शहबाज ने बुलाया संसद सत्र। जी हां, भारत के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पाकिस्तान में लगातार खलबली मची हुई है। भारत ने पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की इस बार ठान ली है और यही वजह है कि पाकिस्तान इन दिनों डर डर में जी रहा है। बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत की तरफ से भी पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो वहीं देखिए कि पाकिस्तान में भारत का डर इतना ज्यादा है कि इसका सबूत भी देखने को मिल रहा है। भारत की तरफ से हो रही कार्रवाई के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के आदेशानुसार आज शाम 5 बजे इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली बैठेगी। यानी पाकिस्तान का डर और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विशेष सत्र बुलाए जाने की घोषणा भी देखिए आधी रात में की जाती है। आज होने वाला यह नेशनल असेंबली का यह सत्र मौजूदा नेशनल असेंबली का यह 16वां सत्र होगा। राष्ट्रपति की तरफ से बुलाई गई नेशनल असेंबली की इस विशेष बैठक में सभी दलों के नेता, सुरक्षा विशेषज्ञ, साथ ही मंत्रीगण भी उपस्थित रहेंगे। हालांकि देखिए, इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने उस बैठक का बहिष्कार किया था और उससे किनारा भी कर लिया था। यानी कि सर्वदलीय बैठक से किनारा कर लिया था पीटीआई ने। और सूत्रों के मुताबिक शाम 5 बजे होने वाली इस सत्र में भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूदा स्थिति पर चर्चा हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस वक्त पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर से देखी जा रही है और ऐसे में देखिए कि इमरजेंसी मीटिंग भी बाकायदा पाकिस्तान कर चुका है। पाकिस्तान को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि चौतरफा वो घिरा चला जा रहा है। भले ही पाकिस्तान जंग चिल्ला रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान जंग का नाम सुनकर भी खौफजदा है। इसलिए पूरी तरह से वो हताश हो चुका है। पाकिस्तान अब संसद का विशेष सत्र बुला करके नया प्रोपेगेंडा तय करने की कवायद में जुट गया है। तो वहीं देखिए कि पहलगाम हमले के बाद आनन फानन में बुलाए गए सत्र पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। संसद में विशेष प्रस्ताव पारित कर आतंकी हमले से पल्ला झाड़ने की कोशिश वो करेगा। और ये विशेष सत्र इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान इस बार पहले से कहीं ज्यादा खौफजदा है, क्योंकि भारत जो कह रहा है वो कर रहा है। आप देख लीजिए, जल संधि को लेकर के कहा था खत्म होगा, खत्म कर रहे हैं, असर देखने को मिल रहा है। और चलिए, इसी पर हमारे साथ तमाम चर्चा के लिए जो है सभी मेहमान जो है वो जुड़ेंगे। और हुसैन जावेद साहब पत्रकार है पाकिस्तान के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर सब। और इसी के साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर के बाद। और वहीं रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले हुसैन जी, आपके पास आते हुए, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और आधी रात में ही आप लोग क्यों नोटिफिकेशन जारी करना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, सब आधी रात में ही क्यों हो रहा है? मतलब नींद नहीं आ रही है क्या कि चलो हम दूसरे दिन का इंतजार कर लेते हैं? कल देखिए, राजनाथ सिंह ने कहा, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भारत देश की जनता चाहती है वो होकर के रहेगा। क्या इस बात से खौफजदा हो गए कि आधी रात में ही देखे नेशनल असेंबली बुलाने पड़ गई राष्ट्रपति को? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, बात ये कि बात आधी रात की या सारी रात की नहीं है। बात ये कि 22 अप्रैल के बाद मुसलसल एक इमरजेंसी की कैफियत बनी हुई है। ये आपके बिल में, ये हमारे। जी जी बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है हुसैन जी। जी जी एक इस तरह की जो इमरजेंसी की कैफियत है, ये हमारे यहाँ भी है और ये आपके यहाँ भी है। आपके पास उसकी वजूहात और है, हमारे पास और है। हमारे यहाँ नहीं है सर इमरजेंसी। उसका कोई डर भी नहीं है। बेखौफ होकर के पहलगाम में भी घूम रहे थे सैलानी। ये तो कायराना हरकत जो है वो आप लोगों की तरफ से कर दी गई। डर का माहौल। देखिए वही बात है ना जी। देखिए मैम, वही बात है, अगर आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें कि देखें, वहां पे एक हमला हुआ, उसको पूरी दुनिया ने कंडेम किया है। पाकिस्तान ने भी सेम डे उसे कंडेम किया, लेकिन हमारी कंडेमनेशन आपके पास नहीं पहुंची, बाकी सारी दुनिया की पहुंच गई। इट्स ओके। लेकिन इससे पहले हमारा मौकिफ यह था कि इंडिया को लगता है कि अगर इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है या जिन नॉन स्टेट एक्टर्स ने ये काम किया, ये गलत काम किया, ये जुल्म किया, तो उस बारे में हमें सबूत दे। लेकिन अब एक दो दिन के बाद कितने सबूत चाहिए हुसैन साहब? कितने सबूत चाहिए?
हाफिज सईद को मैं लेकर आपकी सबूत बात दे चुके। सर सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं कि आपका कंडेम हमारे पास नहीं पहुंचा। सर दिल से हो तब तो पहुंचे ना। प्रॉब्लम तो ये नहीं, है कि आप आतंकवाद को अपने सरजमी पे पनाह देते हैं, वहां पर ट्रेनिंग देते हैं। अफगानिस्तान हमास क्या कर रहा है सर? मतलब आप कह रहे हैं हम कंडेम कर रहे हैं, जो हुआ वो गलत हुआ, और आतंकवाद आपकी सरजमी पर है, उसके खिलाफ कुछ नहीं है। कैसे मान ले सर कि आप दिल से वाकई चाहते हैं आतंकवाद खत्म हो? मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूं कि ये स्टांस हमारा शायद कल तक था या उससे एक दिन पहले तक था कि अगर इंडिया को लगता है उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो उसके सबूत दें। लेकिन अब इस बात को सुनिएगा, इस बात को सुनिएगा। अब जो इंडिया के अंदर सूरत हाल है और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनकी जो रिपोर्ट्स है, इंडिया कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी एडवेंचर कर सकता है। और इसके लिए अब आई थिंक वो टाइम अब जा चुका है कि इंडिया सबूत देगा या हम उसके सबूत का इंतजार करें। इसलिए आपने कहा ना कि आधी रात नहीं, को वाकई क्यों? हुसैन साहब क्यों देंगे सबूत? कितना देंगे सबूत? बात सबूत तो- का असर भी तो होना मैं कह- चाहिए ना। सबूत का असर भी तो होना चाहिए ना, लेकिन असर तो आप लोगों पे है नहीं। प्रॉब्लम तो यहाँ है। आप अभी सबूत की बात करते हैं। हाशिम मूसा का नाम सामने आ चुका है सर। हाशिम मूसा जो आप लोगों के ही आर्मी से कनेक्टेड रहे हैं, पूर्व रहे हैं, और अब देखिए अब देखिए किस तरह से आतंकवादियों को वो ट्रेनिंग देते हैं। जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद यहां पर वो स्थानीय लोकल लोगों से मिलते हैं, बरगलाते हैं। बरगलाने के बाद कहते हैं तुम यहाँ के सुरक्षा बलों पर हमला करो, सैलानी पहुंचे उन पे हमला करो। अब कितने सबूत दिए जाएंगे? सबूत देने की हद होती है। जी जी, बात ये कि अगर दो अफराद के बीच में इशू हो ना इस तरह का, वहां पे तो जुबानी कलामी इस तरह बात हो जाती है। लेकिन जब बात हो ना दो मुल्कों की, डील करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। यही जो आपने बात की है कि आपको लगता है कि आपके हिसाब से मास्टरमाइंड ये है, ये अटैकर्स है, ये सब कुछ है। बाकायदा इसको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आप इसको इस तरह से हमारे साथ शेयर करें। लेकिन आपने नहीं किया, इट्स ओके। मैं आपसे कहता भी नहीं हूं कि आप शेयर करें, क्योंकि मैं एक और बात कह रहा हूं, उसको सिर्फ उसको समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि अब हमें यही लगता है कि इंडिया ने एक एडवेंचर करना ही करना है, उनको अपनी गैलरी को मुतमईन करना ही करना है। लिहाजा हम अपनी तमाम सियासी कुव्वतों को, आर्मी को और कौम को इस बात में मुत्तहिद कर चुके हैं। जो आपने शो के शुरू में कहा ना कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक आज सेशन होगा स्पेशल, वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि हमने एक आपको एक इस तरह का इंप्रेशन देना है कि वी आर ऑल वन। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हमें भी किसी सबूत को तो पीटीआई बहिष्कार कर देते हैं सर। इमरान खान से मिलाने के लिए आर्मी के कई सारे जनरल जाते हैं ताकि इस पक्ष में वो रहे। उन्होंने वहां कह भी दिया कि हम सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो उसका बहिष्कार कर देते हैं ना। तो क्या आप एकजुटता यहां पर दिखाएंगे? आज के नेशनल असेंबली को लेकर के आप क्या एकजुटता दिखाएंगे सर? कल ही एकजुटता तो देखने को मिल गई है कि किस तरह से फूट है पाकिस्तान के अंदर में, दो पार्टियों के अंदर में। चलिए हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ कर्नल जी, हमारे साथ यहाँ पर सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, वहीं हमारे संवाददाता रमन भी लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ सबसे पहले टीपी त्यागी जी, सर आपके पास आते हुए, देखिए हुसैन साहब से जब मैं ये पूछ रही हूँ कि आधी रात में, बोलते देखिए आधी रात पूरी रात की बात मत करिए, आप हमें सबूत दीजिए। सर सबूतों की तो ढेरी हमने लगा करके रख दी है, फिर भी असर नहीं होता, फिर भी आतंकवाद को पनाह देते हैं। कहते हैं कि देखिए हमने भी तो निंदा की, लेकिन निंदा आपके कानों तक पहुंची ही नहीं। सर ये कैसी निंदा है कि हमास आपको कुछ दिन के बाद जो है वो पीओके में टहलता, रैली निकालता हुआ दिखाई दे देता है? जी जी, अगर इन्होंने आतंकवाद की निंदा की होती तो फिर ये हाफिज सईद को कैंटोनमेंट के अंदर क्यों छुपा के रखते? ये मसूद अजहर या लखवी या दाऊद इब्राहिम, इनके किसी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? उनको हिंदुस्तान को क्यों नहीं दिया? और अब तो ये काफी क्लियर हो चुका है कि पहलगाम वाले हमले में डायरेक्टली आपके उस मुल्ला मुनीर या जनरल मुनीर का हाथ था। उसने बाकायदा लश्कर तैयबा से को ये जिम्मेदारी दी, लश्कर तैयबा ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को जिम्मेदारी दी। रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमला होते ही उसको कहा, एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हमने कराया है। अब बाद में जो आप लिपापोती करते रहे कि नहीं साहब ये तो किसी ने हैक कर लिया था, उनके ऊपर कोई यकीन नहीं करता। अब आपका ये कहना कि साहब हमारी पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली एकजुट है, बहुत बढ़िया एंकर महोदया ने बताया कि एकजुट कहाँ है? आपकी तो एक मेजर पार्टी जो है वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। और एकजुट है कहाँ? आपकी जो है वो तो एक ही सवाल पूछ रही है,
हमले के पीछे कौन, हमले के पीछे कौन, और हमले के पीछे जनरल मुनीर। और यही कारण है कि मुनीर की आर्मी में डिसर्शन शुरू हो गए, 5,000 लोग इस्तीफा वगैरह दे के चले गए। और इतना ही नहीं, वहाँ के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनकी लीडरशिप में अविश्वास दिखा दिया और ये कहा कि आप हट जाइए और जनरलों के एक ग्रुप को लगा दीजिए। और एक बात मैं टेक्निकल बताना चाहता हूँ जो आज तक चैनल के ऊपर नहीं आई है। वो टेक्निकल ये है कि जो ये इंडस वैली को हमने एबेंस में रखा, रिकंसिडरेशन के लिए रखा, उसका कारण ये है कि जब ये ट्रेटी की गई थी 1960 में, उस समय हमको नहीं मालूम था कि पहाड़ों के ऊपर स्नो कवर कितना है, ग्लेशियर कवर कितना है। दरअसल में जो पाकिस्तान के ग्लेशियर्स हैं वो हायर एल्टीट्यूड पे हैं और जो इंडिया के ग्लेशियर्स हैं वो लोअर एल्टीट्यूड पे हैं। और हायर एल्टीट्यूड से पानी की जो स्टोरेज की क्षमता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। ये बातों की जानकारी कब मिली? जब हमने सैटेलाइट भेजे, उन सैटेलाइट के सेंसर्स ने जानकारी दी है जो उस समय अवेलेबल नहीं थी। यानी कि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में रिकंसिडरेशन इज ए टेक्निकल रिक्वायरमेंट। अब इसमें आप कहने लगे कि नहीं साहब हमारे ऊपर तो प्रहार कर दिया। बहरहाल प्रहार तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे ही, लेकिन टेक्निकली ये जरूरी था। और जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं, जो टॉप जियोलॉजिस्ट हैं ये उनका बयान है, आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर छपा हुआ भी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो अब रिकंसिडरेशन की तो बात ही नहीं आती सर, अब तो टोटली जो है बैन हो जाना चाहिए और हो भी रहा है। असर भी उसका साफ तौर से यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए चिनाब नदी जो है, अब से कुछ देर पहले हम वो तस्वीर भी दिखा रहे थे, चाहे सैटेलाइट इमेज हो या फिर रियलिटी की तस्वीर हो, हमारे संवाददाता रमन खुद वहां पर मौजूद जो है वो दिखा भी रहे थे, बता भी रहे थे कि किस तरह से जो है पानी वो पूरी तरह से, नदी जो है पूरी तरह से वो सूख गई है। हम रमन आपके पास वापस लौटे हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले शिवदान सर आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए हम हर तरीके से प्रहार कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में पाकिस्तान में एक नेशनल असेंबली जो है वो बुलाया जाता है और यही लगभग लबोलुबाव चीजें निकल करके आती हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है उसी पर लेकर के चर्चा होगी। लेकिन एकजुटता कितनी रह गई सर? एकजुटता रहेगी, नहीं रहेगी, क्या रहेगा? क्योंकि हम तो लगातार प्रहार कर रहे हैं, हम तो पीछे हटेंगे नहीं। अब देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान में चारों तरफ असंतोष फैला हुआ है, तो अभी वर्ल्ड मीडिया ने उसको इतना एक्सपोज कर दिया है कि वहां के जनरल्स को, वहां के राष्ट्रपति को ये महसूस होने लगा है कि हमें दुनिया को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी जो जनता हमारे साथ है, हमारे डिसीजन में हमारे साथ है। इस पार्लियामेंट्री सेशन के द्वारा पाकिस्तान ये दिखाना चाहता दुनिया को कि हमने पूरी अपने देश को अपने साथ रखा हुआ है, उनकी जो राय है उसके हिसाब से हमने निर्णय लिए हैं। तो इसलिए इस असेंबली सेशन का केवल इस उद्देश्य यही है कि उनको ये महसूस होने लगा पाकिस्तान के हुक्मरान को, पाकिस्तान की सेना को, कि पूरे विश्व में ये मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान की सेना में असंतोष है। 5,000 लोग रिजाइन करके चले गए हैं, जूनियर ऑफिसर्स जो है वो साथ नहीं है सीनियरों के साथ में, और जनता में चारों तरफ इस तरह के बयान आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, पीओके अलग होना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होना चाहता है। तो ये सब जो असंतोष है इन पर बिल्कुल देखिए ना सर, असंतोष की स्थिति इतनी ज्यादा है कि खुद उनके सांसद जो है वो कहते हैं कि अगर हमला होता है मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा। हम आपके पास वापस लौटते हैं सर और आकर की तमाम बातचीत और जारी रखेंगे। इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। पहलगाम हमले पर अपने ही देश में घिरे शहबाज, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के इमाम का बयान सामने आया है। भारत से युद्ध का समर्थन देने से इनकार कर दिया। और ये देखिए ये बड़ी खबर, भारत से लड़ाई इस्लाम के लिए रही है, इमाम की तरफ से ये बड़ा बयान। पाकिस्तान में उत्पीड़न भारत से भी ज्यादा बदतर है। भारत से तनाव के बीच अलग थलग अब पाकिस्तान जो है वो पड़ गया है। और चलिए सीधे हम रमन का रुख कर लेते हैं। रमन देखिए किस तरह से शहबाज शरीफ जो है वो घिर गए हैं अपने ही देश में। मतलब अब तक ऐसा लग रहा था इमाम उनके साथ तो कम से कम रहेंगे, सेना के जवान तो छोड़ जा रहे हैं, सांसद कह दे रहे मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा, लेकिन यहां पर तो देखिए इमाम की तरफ से भी कह दिया गया है कि अगर युद्ध होता है तो समर्थन तो हम नहीं देंगे। और बुरी स्थिति है, बुरी स्थिति है, भारत से भी बुरी स्थिति पाकिस्तान में है मुसलमानों की। जी हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की शहबाज सरकार जो है वो इस समय पाकिस्तान के अंदर अपने ही लोगों के बीच में घिरी हुई है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर की बात करें तो वो अपने में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो सेना के अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, वो उनके खिलाफ विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अगर आप देखेंगे तो ये विद्रोह जो है वो और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही हमने देखा था कि सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान को लेकर एक धमकी दी थी कि 1500 लोग आएंगे और बलूचिस्तान को हमसे अलग कर जाएंगे। उसको लेकर बलूचिस्तान के ही एक नेता हैं सरदार अख्तर मुंगेर, उनका बयान अभी हमने भेजा है। अगर आप सुनवा सके तो जरूर पाकिस्तान के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी सुन पाएंगे और किस तरीके से वो 1971 की याद दिला रहे हैं जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी पतलून भी उतारी थी और अपने हथियार भी जो है वो सरेंडर किए थे। तो वो याद जो है वो बलूचिस्तान के लोग अब पाकिस्तान के जनरल को दिलाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बुरी हालत आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की क्या हो सकती है, इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। और ये अभी यहाँ पर रुकेगा नहीं, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे भारत की तरफ से आर्थिक स्ट्राइक जो लगातार बढ़ती जाएगी, उसके बाद ये तिलमिलाहट कहें या बौखलाहट कहें, ये और ज़्यादा जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इमाम लगातार जो कट्टरपंथी है, हमने फजलुर रहमान के एक बाइट जो हमने सुनवाई थी कि किस तरीके से वो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो सेना की नीतियां हैं उसी की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जिस मुआ ने आज पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर दिया है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गलत नीतियां हैं, पाकिस्तान की सरकार और आसिम मुनीर की गलत नीतियां हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। तो न केवल कट्टरपंथी इमाम भी जो है वो लगातार अब पाकिस्तान की मुखालफत जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जावेद जी, आपके पास आते हुए क्या कहेंगे इस पे? देखिए, क्योंकि आप एकजुटता की बात कर रहे थे, नेशनल असेंबली बुलाया गया, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, एकजुटता दिखाने की कोशिश है। यहाँ तो इमाम जो कि कट्टर इस्लामिक, मतलब उसी के लिए वो जीते हैं, मरते हैं, सब कुछ करते हैं, और वही यहाँ कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान अगर युद्ध के मुहाने पे जाने की कोशिश करता है भारत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा उत्पीड़न है। सर, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान में ज्यादा उत्पीड़न है, भारत से कहीं ज्यादा। देखिए, ये खबर जो है ये इंडियन मीडिया की हद तक ही है, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई खबर नहीं है, लिहाजा इसकी मेरे पास किसी किस्म की कोई वेरिफिकेशन नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं सर, हर चीज में पीछे रह गए आप लोग, हर चीज में पीछे, खबरों में भी पीछे रह रहे हैं सर। सर, आपके यहाँ से, आपकी सरजमी से खबर आती है, देखिए भारतीय मीडिया तक पहुंच जाती है, आप तक नहीं पहुंच पाती, हर चीज में पीछे। देखिए मैम, अगर ये खबर वाकई होती तो मैं खुद जो है वो आपके सामने इसका एतराफ भी करता, बल्कि आपको उसकी तफसील भी बताता। शायद मुझ तक अभी ये खबर नहीं पहुंची, इसके मैं आपके सामने एतराफ करता हूँ। तो ये इसमें तो ये बात है। दूसरी बात है, अभी हमारे एक पैनलिस्ट थे, उन्होंने अभी बात की, ये हमेशा होता है, इंडियंस अभी भी कहीं ना कहीं उस माइंडसेट में फंसे हैं। 71 में ये हुआ, 65 में ये हुआ। बिल्कुल हुसैन साहब, हम आते हैं, आप उनकी बात पर अपनी बात को रखिएगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं आप तक खबर नहीं पहुंची है, हम पहुंचा देते हैं सर, हम सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है इमाम की तरफ से। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है, पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि एक शख्स कौमियत के लिए लड़ता है, शुजाअत के लिए लड़ता है और गैरत के लिए लड़ता है, तो कौन अल्लाह के रास्ते में है? तो आपने उसका उसूल और ज़ाब्ता बताया, मन क़ातला लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। फरमाया वो अल्लाह के रास्ते में जो इसलिए जिहाद करता है, क़िताल करता है कि अल्लाह का दीन सर बुलंद हो जाए। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निज़ाम है, जो जालिमाना निज़ाम है और जो फिस्क व फुजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर, धरने दे देकर, थक कर। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहां का रुख कर लेते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल ये सच है कि जब रफाल आया था तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में जाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था। शायद इनको पता नहीं है, भारत की सेना में बाकायदा धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं।
जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जो वह परंपरा चाहें, जो वो रिचुअल चाहें, और उन धार्मिक भावनाओं के अनुरूप उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि राफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। उधर पाकिस्तान की सेना कलमा पढ़ने की बात करती है और ये लोग हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सेना की जो तमाम रेजिमेंटें हैं उनके युद्ध उद्घोष ही पूर्ण रूप से धार्मिक भावना के ऊपर आधारित है। गलवान में जो हमारे सैनिक बलिदान हुए थे, बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है आयोरी गोरखाली जय महाकाली। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। मैं पूछना चाहता हूं, आज मैं फिर यह बात गंभीरता से कह रहा हूं, आप सब ने फिफ्थ कॉलमनिस्ट वर्ड सुना होगा। 1936 से 39 के बीच में जो स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी, तो स्पेन में यह माना जा रहा था कि चार तरफ से दुश्मन की सेनाएं आगे बढ़ रही थी, परंतु उसमें एक फ्रेज यूज किया था। उन्होंने कहा था 4 columns आर अप्रोचिंग फ्रॉम ऑल द 4 sides, बट देयर इज अ 5th column which is supporting those who are working against the interest of Spain at the time. आज कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन 5th columnist की तरह हो गया है कि अगर दुश्मन की सेनाएं बाहर से घात लगाकर बैठी हैं तो ये इसी प्रकार से उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप सब मीडिया से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तान के कितने नेताओं के बयान भारत की मीडिया में देखे हैं जो भारत के पक्ष में कोट किए जा रहे हैं? एक भी नहीं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से बहुत शक्तिशाली है। भारत की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ कटिबद्ध है, मगर एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत है। वो इस मामले में कि पाकिस्तान में एक भी नेता वहां की सेना का मनोबल गिराने के लिए कोई बयान नहीं दे रहा है। भारत में ऐसे बयानों की झड़ी लगी हुई है। पाकिस्तान के एक भी नेता का बयान भारत की मीडिया में हाईलाइट नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के बयान, वहां पर सिद्धारमैया जी का बयान, चन्नी जी का बयान, बाकायदा वहां की मीडिया में किस ढंग से बोले जा रहे हैं। वहां के राजनीतिक विश्लेषक वहां की टीवी डिबेटों में बैठकर भारत के राजनीतिक दलों का नाम लेकर, नेताओं का नाम लेकर यह शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि सब लोग हिंदुस्तान में मोदी के साथ नहीं हैं। यहां तक शब्द प्रयोग किए गए, इसके वीडियो अवेलेबल हैं, राजनीतिक दलों का नाम लेकर कि ये लोग हमारे साथ हैं। और मैं विपक्ष दलों को भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष में आचरण कैसे किया जाता है, यह उन्हें ध्यान रखना चाहिए। 2010 या 11 या 12 की बात है जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। देहाती औरत और जाने किस किस संदर्भ में बोला था। उस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था कि कौन होता है पाकिस्तान हमारे 125 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने वाला। दूसरा मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, 1995 में जिनेवा में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था और उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए उस समय कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए वहां गए थे और उन्होंने पूरा क्रेडिट भी उस सरकार को दिया था। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जाके कोई चेक कर सकता है। उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी और उन्होंने कहा था देखो ये कैसा देश है जहां का मुख्य विपक्षी दल का नेता प्रतिपक्ष सरकार का समर्थन करता है और एक हमारा देश है। यानी उस समय पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा था जो लोग सरकार का विरोध करते हो। और आज देखिए वही स्थिति हो गई। पाकिस्तान में पक्ष हो या प्रतिपक्ष दोनों सेना का समर्थन कर रहे हैं और हमारे यहां प्रतिपक्ष सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक का कभी प्रूफ मांग रहा है, कभी कह रहा है कि पुलवामा में क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो मैं उनको भी फिर भी अगर उनको कोई सबूत की जरूरत है तो मैं प्रमाण के साथ केवल
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोले गए पाकिस्तान के सांसदों और मंत्रियों के बयान कोट कर देना चाहता हूं। इमरान खान ने नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में एज प्राइम मिनिस्टर कहा कि बालाकोट में जो इन्होंने किया था उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करने की सोच रहे हैं। 4 साल पुरानी बात। फवाद चौधरी पाकिस्तान के मंत्री थे और उनका फ्लोर ऑफ द हाउस पर नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था। मुझे लगता है इसके बाद भी भारत के किसी दल को सबूत चाहिए तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंत्री का दिया गया बयान सरकार का आधिकारिक बयान होता है। और इसके बाद पाकिस्तान के एमपी ने उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि मैं बैठा हुआ था, शाह महमूद कुरैशी साहब यानी उस समय के फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। यह फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है। आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। यह सदन के पटल पर इमरान खान का एज प्राइम मिनिस्टर दिया गया स्टेटमेंट है कि पिछले 73 सालों में, उस समय 73 साल हुए थे, ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने पाकिस्तान के लिए इतनी मुसीबत क्रिएट की हो जितनी ये मोदी की सरकार आई है। जब सिद्धू गए थे तो उस समय रैली में बोला था इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर की जब तक आप लोगों की सरकार नहीं आएगी तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। और यहां के मंत्री, पूर्व मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था मोदी को हटाने के लिए आपकी सहायता की जरूरत है। और मैं एक और फैक्ट बोल देना चाहता हूं, सैफुद्दीन सोज साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे जम्मू कश्मीर के। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसमें उन्होंने मुशर्रफ के स्टेटमेंट को कोट करते हुए कहा है कि यदि मुशर्रफ ने यह कहा था कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए तो आज की डेट में वो सही प्रतीत होता है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपका यह पुराना याराना कब से है भाई पाकिस्तान से? क्या आपको मुशर्रफ का बयान सही लगता है? पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के गले मिलते हैं आप, भारत के आर्मी चीफ के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से देश की जनता को संबोधित करते हुए कहना चाहूंगा कि देश के अंदर और बाहर सरकार और सेना पूरी दृढ़ता के साथ, कूटनीतिक दक्षता के साथ जहां संकल्पित होकर खड़ी है। इस समय भी रक्षा मंत्री जी की जापान के रक्षा मंत्री से वार्ता चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार का घटनाक्रम किया जा रहा है यह अपने आप में बहुत दुखद है, निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है। परंतु हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस घटना के अपराधियों को धरती के अंतिम छोर तक ढूंढकर दंडित किया जाएगा और दंड ऐसा होगा जिसका कोई पूर्व का उदाहरण नहीं होगा, यानी अभूतपूर्व दंड दिया जाएगा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने जीती हुई बाजी, जंग के मैदान पे जीती हुई सेना को कूटनीति के टेबल पर हारने पे मजबूर किया है। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, आप कहते हो कि हमारा वायुसेना का जो जहाज है वो खिलौने की तरह है। हां, मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं 26/11 के हमले के बाद वायुसेना कार्रवाई के लिए तैयार थी और उस समय वायुसेना अध्यक्ष फौली होमी मेजर साहब ने 2016 में अपने संस्मरण में लिखा है कि मनमोहन सिंह सरकार ने अनुमति नहीं दी। आपने वायुसेना के युद्धक विमानों को खिलौने की तरह रखा था, मगर मोदी जी की सरकार सेना के हर साजो सामान को उचित, प्रभावी कूटनीतिक घेराबंदी के बाद रणनीतिक प्रयोग के लिए रख रही है। तो आपने यहां पर सुना सांसद सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया से बात करते हुए अजय राय के वीडियो पर उन्होंने पलटवार किया, यानी बीजेपी का ये बड़ा पलटवार अजय राय की तरफ से जो वीडियो दिखाया गया था जिसमें राफेल और राफेल के सामने आप देखिए नींबू मिर्च यहां पर टंगा हुआ, और ये दिखाते हुए इस पर पलटवार किया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि कांग्रेस सेना को बुरी नजर से देख रही है और कई बड़ी बातें कहते हुए सुधांशु त्रिवेदी नजर आए। उन्होंने कहा राफेल का मजाक उड़ाया गया, उन्होंने कहा हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का मजाक उड़ाया गया है। जब भी सेना युद्ध पर जाती है उससे पहले किसी को अगर अपनी परंपरा को वहां पर निभाना है तो उसके लिए बाकायदा जो उसी तरह के अफसर है, जो पंडित होते हैं, वो जाते हैं, या फिर मौलाना हो या फिर ईसाई धर्म को अपनाने वाले लोगों के जो धर्मगुरु हैं उनको वहां पर भेजा जाता है ताकि वो अपनी परंपरा के साथ निभाते हुए जो है युद्ध के मैदान में जाए। तमाम बड़ी बातों को रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि जीती हुई सेना को किस तरह से कूटनीतिक के टेबल पर यहां पर कांग्रेस
जब अपनी सरकार में थी तब उन्होंने हराया, उसका भी जिक्र यहां पर किया गया है। तो कई बड़ी बातें कहते हुए उन्होंने कहा, देखिए राहुल गांधी के इशारे पर अजय राय ने यह वीडियो बनाया, जो वीडियो सेना के ऊपर में बुरी नजर रख रहा है, राफेल का मजाक उड़ाया गया है और हमने जो कहा है वो करेंगे। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अजय राय ने क्या कुछ कहा था वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को। हाँ भाई, वो तो कर सकते हैं, अजय राय को लटका सकते हैं, शुभम द्विवेदी को लटका सकते हैं, नरवाल जो बेचारा शहीद हुआ उसको लटका सकते हैं, पर जिन्होंने किया आतंकवाद, जिन्होंने मारा, जो मार सकते हैं, अजय राय को लटका सकते हैं, अजय राय को मरवा सकते हैं, तो वो आज उनको जवाब देने का समय है। मैं तो जो सही बात है, नींबू मिर्ची मैंने नहीं लटकाया। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इनके रक्षा मंत्री जब वो राफेल लेने गए थे तब इन्होंने वो सारी बातें, ये देख सकते हैं कि ये तब का नींबू मिर्च वाला मामला है। ये रक्षा मंत्री जी ने लटकाया, मैंने नहीं लटकाया। मैंने तो बताया, आंखें खोली इनकी कि आपने जो किया है वो सामने देख लीजिए कि नींबू मिर्च क्या है। नहीं, ये शो करना चाहते हैं कि जो आप नींबू मिर्ची लगाकर खड़ा किए हुए हैं राफेल को, आज देश की जनता प्रभावशाली कार्रवाई चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ। या आप उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे, ये देश की जनता और जो परिवार शहीद हुआ, जिन्होंने अपने पति को खोया, जो 2 महीना पहले किसी की शादी हुई, किसी की 16 दिन पहले शादी हुई है, वो वहां खुशियां लेकर गए थे, वो वहां खुशियां मनाने गए थे पूरे परिवार को लेकर। कुछ यहां तो पूरा परिवार गया था शुभम द्विवेदी का, और वहां से वो डेड बॉडी लेकर आ रहा है। वो पत्नी जो आज वहां अपने पति के साथ गई थी खुशियां मनाने, आज उसकी गोद में उसका पति मरा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो आपने यहां पर अजय राय को सुना है, वो सीधे तौर पर देखिए उस पर सफाई देते हुए कि मैंने नींबू मिर्ची यहां पर क्यों लटकाई, उसका जिक्र कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने राफेल के ऊपर में ये नींबू मिर्ची लटकाई थी, मैंने उसी का जिक्र किया है कि आप राफेल जो यहां पर खड़े हैं उसको कब इस्तेमाल में लाएंगे, कब उससे जो है उन आतंकवादियों पर हमला होगा, या पाकिस्तान जिसने ये कायराना हरकत की है कब उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। और इसी का जिक्र करते हुए अजय राय जो है वो दिखाई दिए, उन्होंने कहा है सिर्फ कहने मात्र से नहीं, करना भी है। और मैंने सिर्फ यही याद दिलाया कि जो सैलानी गए हुए थे, जिन्होंने अपने पतियों को खोया है, उन पत्नियों को जवाब कब दिया जाएगा। ये तमाम विषयों को यहां पर रखते हुए दिखाई दिए अजय राय। लेकिन सबके बीच में देखिए यहां पर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने जो कहा वो हमने आपको सुनाया कि किस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस सेना के जो जवान हैं या सेना को बुरी नजर से देख रही है, उनके मनोबल को गिराया जा रहा है। और इससे पहले भी उन्होंने चन्नी के बयान का जिक्र किया, उससे पहले उन्होंने और भी तमाम बयानों का जिक्र किया। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि पार्टी लाइन से रह करके ही जो है बातचीत करे, कोई अपना बयान जो है कांग्रेस के नेता दे, लेकिन उससे अलग इतर हट करके तमाम जो बयानबाजी का दौर है वो चल रहा है। और इसी को लेकर के सुधांशु त्रिवेदी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और चलिए एक बार फिर से हम सीधे रुख कर लेते हैं अपनी चर्चा का, अपने सीधे डिबेट का यहां पर रुक कर लेते हैं। और हमारे साथ सभी मेहमान जो है लगातार जुड़े हुए हैं, और यहां पर हमारे साथ टीपी त्यागी जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए एक तरफ ये कहा जा रहा है कि देखिए राफेल तो मैंने इसलिए दिखाया था कि जो खड़ी है उसको कब इस्तेमाल में लाया जाएगा, क्या इस तरह के बयान तमाम, क्योंकि आपने भी सुना होगा सर, मैं इसी से कोट करके आपसे पूछना चाह रही हूं, इस तरह के बयान सेना के मनोबल को कितना गिराते हैं? देखिए, ये सेना के मनोबल को हमेशा से गिराते रहे हैं। क्या यही वो लोग नहीं है जिन्होंने ये कहा था कि तवांग में हिंदुस्तान की सेना चीन के सैनिकों से पिटकर आ गई, जबकि हमारी जाट बटालियन चीनियों को उनके मद तक छोड़कर आई थी। और यही लोग हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी वगैरह वगैरह। पर मैं इन्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश की सेना हमेशा युद्ध के लिए तैयार नहीं रहती, उसे युद्ध के लिए तैयारी करनी पड़ती है। और युद्ध के लिए तैयारी केवल ये नहीं होती कि हमारे सैनिक और हमारे हथियार तैयार हैं, नहीं जी, तैयारी ये होती है कि युद्ध शुरू होने के बाद कितने दिन का हमारे पास वार वेस्टेज रिजर्व, जिसे WWR कहते हैं, वो है। और WWR जो है उसमें रॉ मटेरियल लगते हैं, पावर लगती है, लेबर लगती है, जिन्हीं के वो 2 दिन में पैदा नहीं किया जाता, उसके लिए तैयारी लगती है, कुछ समय लगता है। और ये समय का सबसे बढ़िया उदाहरण 1971 का है।
1971 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री तुरंत एक्शन चाहती थी, उस समय हमारे सेनापति ने कहा कि क्या आप युद्ध जीतना चाहती हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो बोले 6 महीने इंतजार करना होगा, और वो 6 महीने के अंदर तैयारी कर ली गई। वॉर वेस्टेज रिजर्व कम से कम 20 दिन का तैयार कर लिया गया, और तब कहा कि अब हम तैयार हैं और जीत दिलाएंगे, और जीत दिलाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो युद्ध है वो ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबा दिया और युद्ध हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपके पास ये भी जानना चाहेंगे, बिल्कुल सर ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान को यकीन है कि होगा हमला हमारे पर। देखिए हुसैन जावेद साहब इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि होगा और हम इसकी तैयारी में हैं। हमारे विपक्ष तो पेशेंस खोते चले जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कब होगी कार्रवाई। वक्त तो दीजिए, स्थितियां आएंगी आपके सामने, कह दिया गया है, लेकिन वक्त ही नहीं देते। विपक्ष को यहां पर यकीन नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। आपके पास लौटेंगे, सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम सुना देते हैं। मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के बयान दे रही है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी रफाल विमान को के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी ये सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, हां सच है कि भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है, परंतु आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है, और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। जहां उस रफेल की गर्जना से पाकिस्तान थर्राया हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहीं ये लोग उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करके सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। और हाँ भाई, वो तो कर सकते हैं अजय राय को। बिल्कुल, और ये देखिए, ये हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये है पाकिस्तानी मीडिया जो लगातार यहाँ के नेताओं के बयान को कोट करते हुए, देखिए वहाँ के तमाम यहाँ की जो तस्वीरें हैं उसको दिखाते हुए, और देखिए इसी को कोट करते हुए वो अपने चैनलों पे चला रहे हैं कि किस तरह से एकजुटता जो है वो भारत के अंदर में नहीं है। इस युद्ध को लेकर के हमला जो आपको कार्रवाई करनी है या एक निर्णायक फैसला लेना है, उसको लेकर के एकजुटता नहीं है। ये तमाम चीजें, ये देखिए अजय राय, मोग्ज, इसके अलावा भी तमाम चीजें, उनकी तस्वीरें दिखाई गई है। पाकिस्तानी मीडिया यूजिंग इट। और चलिए एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं टीपी सर का, टीपी त्यागी सर आपके पास, क्योंकि देखिए इससे पहले जो सर मैं आपसे बात भी कर रही थी, मैंने कहा कि देखिए सर पाकिस्तान के लोगों को, वहां के मंत्रियों को, मतलब हर किसी को, पूरे पाकिस्तान को पता है कि भारत बदला लेगा। अंतिम छोर पर भी अगर आतंकवादी होंगे तो वहां एक बार घुस करके उन्हें मारेगा, बदला तो लिया जाएगा। लेकिन वही हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी है कि आप एक मौका दे रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया को कि आइए आप हमारे यहाँ के वीडियो का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हम तो खुद अपनी सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए नींबू मिर्ची लगे हुए राफेल को लेकर के यहाँ पर जो है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर में तमाम बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में क्योंकि देखिए आप खुद भी जमीनी स्तर पर रहे हैं, आप जो है युद्ध वाली स्थिति आपने देखी है, हम चाहेंगे आपसे जाना, ऐसे में अगर सरकार में रहते हुए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इस तरह की बयानबाजी होती है तो कितना एक ठेस, कितना दुख और कितना बड़ा संदेश आप इंडिया डेली के माध्यम से जो है उन नेताओं को देना चाहते हैं कि मत करिए ऐसा। देखिए ये जो नेता है ये इस बात को नहीं समझ पा रहे कि इन्होंने जो ये बताया कि साहब नींबू जो है आपने लटकाया था हमारे रक्षा मंत्री ने जब वो राफेल खरीदने गए थे फ्रांस में, इसलिए लटकाया था कि उसे बुरी नजर से बचाए। आज उसका जिस तरह से मखौल इन्होंने बढ़ाया है, उस मखौल को दुश्मन देश ने अपना हथियार बना लिया है।
वो तो वैसे ही डूबे हुए हैं, लेकिन ऐसे में डूबते को तिनके का सहारा, और वो सहारा कौन दे रहे हैं? वो देश के लोग दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को, इनकी कम्युनिटी को, ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए। इन्होंने एक बार नहीं, बार बार ऐसा किया। आज किस मुंह से ये कह रहे हैं कि तुरंत एक्शन लो? इन्होंने 26/11 के बाद तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया था? एक नहीं, ऐसे हजार उदाहरण है। जब 1967 में चाइना से मुकाबला हुआ था नाथुला पास पे, इन्होंने मना कर दिया था। वो तो उस समय का कमांडर स्ट्रांग था, उसने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया और 100 आदमियों ने 1300 चाइनीज को मारा। यानी कि हम ऐसे नेताओं की भर्त्सना करते हैं। जहां तक एक्शन का सवाल है, कान खोल के सुन ले, एक्शन प्रारंभ हो चुका है। 30% एक्शन पूरा हो चुका है। पाकिस्तान को हलाल बहुत पसंद है ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हलाल किया जा रहा है। सबसे पहले चेनाब में जो बैराज के गेट्स हैं, उनको नीचे लोअर करना शुरू हो गया है, यानी कि टेल एंड पे पानी आना कम हो गया है। और यही काम अब चेनाब के बाद झेलम में भी किया जाएगा, और उससे इफेक्ट पाकिस्तान के अंदर दिख गया। और पाकिस्तान के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ कि हलाल है, या जैसे अफगानिस्तान कह रहा है कि बहुत लंबी रस्सी दे दी है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उनके गले में। अब वो गले में जो रस्सी दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी कि या तो आतंकियों को हमें हवाले करो, या इस गद्दे इस रस्सी से अपने गले में फांसी लगा लो। तो हमने तो एक्शन प्रारंभ कर दिया, हमने एक्शन प्रारंभ कर दिया, हमने एक्सरसाइज कर ली, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को अलर्ट पे रख दिया। लेकिन किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए समय लगता है। आप तुरंत नहीं कह सकते कि आप वहां लड़िए। मैंने आपको बताया कि किसी देश की किसी आर्मी को हमेशा के लिए युद्ध के लिए तैयार नहीं रखा जा सकता। जब युद्ध करना होता है तो उसको समय देते हैं, और वो समय जी जनरल त्यागी सर, मैं थोड़ा आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि पहले के वक्त और अब के वक्त में, क्योंकि अब तो बहुत सारे संधि, समझौते, तमाम जो नॉर्म्स है वो चीजें आ चुकी हैं, इंटरनेशनल फोरम, यूएन, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको बातों को रखना होगा, और कोई भी जा सकता है यूएन के फोरम पर, वहां जाकर के अपनी बात को रख सकता है। ऐसे में पहले के वक्त में इस तरह से बदला लेना या युद्ध करना कितना आसान था, और अब के वक्त में पूरे अदर कंट्रीज का सहयोग लेते हुए, उसका समर्थन, भरोसा लेते हुए फिर उसके बाद अटैक करना, कोई निर्णायक फैसला करना, ये कितना ज्यादा आज के वक्त में जो है वो इजी है? मैं दोनों को कंपैरिजन अगर किया जाए पहले के वक्त से और अभी के वक्त में। देखिए, पहले के वक्त में भी ये स्थिति थी। मैंने आपको उदाहरण दिया कि 1971 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लो, युद्ध करो, तो हमारे उस समय के सेनापति ने कहा कि नहीं, मुझे पहले अपने वार वेस्टेज रिजर्व, यानी कि मुझे अपनी रिजर्व ताकत रख लेने दीजिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक नॉर्म है कि कम से कम लड़ाई से पहले इतना हमारे पास गोला बारूद और इतने हथियारों का रिजर्व होना चाहिए जो 20 दिन तक, 20 डेज तक हम लड़ाई लड़ सकें। तो उसको तैयार करने में समय लगता है, और वो तैयार करने में समय उस समय लगा था, 6 महीने का समय मांगा था। जब तैयार हो गया, लड़ाई लड़ी। आज भी हम तो हर तरह से जब तैयारी के बाद लड़ाई होती है तो जीत निश्चित होती है, और यही जो है हर बार होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ आप यहां पर जुड़े। टीपी त्यागी जी, कर्नल, रिटायर्ड कर्नल है, वो हमारे साथ जुड़े थे, और इसी के साथ शिवदान सर भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन जावेद सर जो है पाकिस्तान के पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।